नमस्कार साथियों, मैं विक्रम एकेडमी की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है और इसमें आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू में आपको जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेगा और करंट अफेयर के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे नए अपडेट के साथ। और इसमें आप यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, आरओ समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और जो भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी के लिए, पुलिस है, होमगार्ड की तैयारी के लिए भी आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारा मैटर आपको इस क्लास में मिलना शुरू हो जाएगा। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी मेरे नए पुराने स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लास को शेयर करें। और क्लास हमारी रेगुलर समय फ़िलहाल सुबह का टाइम होना था, लेकिन मैं आज पहली क्लास ले रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो ये क्लास आपको फ़िलहाल कल से कोशिश रहेगी कि सुबह ही क्लास मिल जाएगी 7 बजे। आज मेरा पहला क्लास है सर। रिस्पॉन्स जो भी होगा बताएंगे क्लास कैसी रहेगी, तो फिर उसके माध्यम से सारे काम आगे के किए जाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने लग रहा है। प्रश्न नंबर 1 हमारा है। सभी लोग आंसर इसमें करेंगे और प्रश्न आपका ये खुल चुका है। सभी लोग आंसर दें। प्रश्न हमारा है, मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है हरियाणा है, बी है उत्तराखंड, सी है मध्य प्रदेश तथा डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड का त्यौहार है। सभी लोग बी ऑप्शन टिक करेंगे। चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसकी डिटेल क्या है, तो डिटेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ी गांव में दिवाली के बाद मनाया जाने वाला मंगसीर बगवाल नामक लोकनृत्य उत्सव मनाया जाता है। लोक उत्सव जिसकी जड़ें कृषि जीवन और स्थानिक इतिहास में गहरी हैं। यह उत्सव जो है कार्तिक दिवाली के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमाह मंगशीर मार्गशीर्ष में मनाया जाता है, जो प्रकाश के इस विलंबित त्यौहार का प्रतीक है। आगे हम बात करते हैं। यह उत्सव गढ़वाली सेनापति माधव सिंह भंडारी को समर्पित है, जो दिवाली के बाद तिब्बती सेनाओं के विरुद्ध युद्ध में विजयी होकर लौटे थे। तो इनकी ये कहानी थी। आगे हम बात करते हैं। यह उत्सव शीतकालीन फसल कटाई के मौसम के अंत के साथ मेल खाता है, जब ग्रामीण भोज, संगीत और नृत्य के लिए एकत्रित होते हैं। और यहाँ पे एक फूलदेई नामक त्यौहार उत्तराखंड में ही मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ भी आप लोगों के सामने है। हरिद्वार में फर्जी हिंदुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, काल नेमी नामक था। उसमें क्या होता था कि बहुत सारे क्या है, हिंदू न हो के मुस्लिम भी थे, जो हिंदू के वेशभूषा में वहाँ साधु संत बाबा बने हुए घूम रहे थे। तो उनको पकड़ने के लिए ये सिस्टम चलाया गया उत्तराखंड में। आगे हम बात करते हैं। एक स्क्वाड्रन लीडर हैं मनीषा पाड़ी, ग्रामीण महिलाओं की श्रेणी में शामिल हो गई, जिन्हें 2023 में उत्तराखंड के राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपके उत्तराखंड से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं। उत्तराखंड जो है दूसरा जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, हिमाचल प्रदेश इसमें था पहला। और आगे हम बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और ने 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग के अवसर पर राज्य की योग नीति की घोषणा की है, ये भी याद रखना। और उत्तराखंड में एक चीज़ और बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे सभी कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी आप लोग जानते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो देहरादून है। और एक दूसरी ग्रीष्मकालीन शीतकालीन राजधानी गैरसैंण यहाँ की एक दूसरी राजधानी है। गैरसैंण एक दूसरी राजधानी है, ये भी याद रखना। और राज्यपाल आप लोग जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवनत गुरमीत सिंह हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 2। भारतीय तटरक्षक बल का जहाज संकल्प, भारतीय तटरक्षक बल का जहाज संकल्प किस स्वदेशी शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, बी ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और सी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तथा डी है मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे, ये जो बनाया गया है ये गश्ती विमान है और इसको गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो इसकी डिटेल आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जहाज संकल्प हिंद महासागर क्षेत्र ने अपनी विदेशी तैनाती के तहत मॉरिशस के पोर्ट लुइस गया था। तो कहाँ गया था, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, वहीं गया था। और यह भारतीय तटरक्षक बल का 5वां उन्नत अपतटीय गश्ती पोत है, जिसे 2008 में सेवा में शामिल किया गया था। और इस पोत का निर्माण स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसे समुद्री निगरानी, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र संरक्षण, खोज एवं बचाव और कानून प्रवर्तन के लिए डिजाइन किया गया था। और इसके बारे में कुछ खास बातें और दी गई हैं। यह पोत 105 मीटर लंबा, जिसकी सहनशील शक्ति 6500 समुद्री मील और लगभग 2325 टन का यह है विस्थापन, और इसमें उन्नत नौवहन और संचालन प्रणालियों हैं। और यह उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर संचालित कर सकता है, ठीक। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने नेक्स्ट ये रहा, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बोर टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों को बताना है, ये किस राज्य में है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ठीक। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र है, बी ऑप्शन है गुजरात है, सी है कर्नाटक, तथा डी ऑप्शन है केरल। तो बोर टाइगर रिजर्व की बात अगर हम बताएं तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, महाराष्ट्र में ये है। और आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो इसकी डिटेल्स आप लोगों को, हाल ही में महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट में 2 नए सफारी गेट का उद्घाटन किया गया। आप लोग जानते हैं टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है, ये भी याद रखना। वर्धा आप लोग जानते हैं ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व होगा। और बोर बांध के जल निकासी बेसिन सहित यह रिजर्व लगभग 138.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं इसकी अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रमुख बंगाल टाइगर आवासों के बीच में स्थित होने के कारण इसका रणनीतिक महत्व है। और महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां आप लोगों के सामने हैं। तो महाराष्ट्र उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न का इसमें रहेगी जानकारी। आगे हम बात करते हैं अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम अभी हाल ही में बदल के क्या कर दिया गया, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कुछ अन्य जानकारियाँ और भी इसमें है। और नेक्स्ट है इसमें जानकारी, यह बदलाव महाराष्ट्र सरकार के अहिल्या नगर जिले के नाम बदलने के बाद किया गया और यह मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में एक कदम है। अहिल्याबाई होलकर को आप लोग सुने होंगे, इन्होंने क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर आप लोग जानते हैं, वाराणसी में इसका निर्माण यही अहिल्याबाई होलकर ही करवाई थी। और राजधानी आप लोग जानते हैं मुंबई है, जो सालसेट द्वीप में बसा हुआ है। कहाँ पे, सालसेट द्वीप पे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, सालसेट द्वीप में, ठीक। और महाराष्ट्र से संबंधित अन्य जानकारी, यहाँ के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। एक और जानकारी, शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव जो बाल गंगाधर तिलक शुरू किए थे वो यहीं से संबंधित है। लावड़ी यहाँ का नृत्य होता है, लावड़ी, ठीक। ये भी। और यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं देवेंद्र फडणवीस हैं और आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, क्योंकि ये गुजरात के भी हैं। यहाँ के अभी सीपी राधाकृष्णन आप लोग जानते हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने ग्रहण कर लिया। इसके पहले ये यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे और इनको आचार्य देवव्रत गुजरात के हैं और इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है यहाँ महाराष्ट्र का, ठीक। तो ये सारी जानकारी आप लोग महाराष्ट्र से संबंधित देखें। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए सहयोगी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी है MS धोनी, सी है विराट कोहली तथा डी ऑप्शन है अनिल कुंबले। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये फिलहाल आपके माही जी हैं। माही बोले तो महेंद्र सिंह धोनी है। राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विराट कोहली के बारे में आप लोग जानते हैं, इन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। ये पहले बॉलर थे, अनिल कुंबले एक बॉलर के रूप में इन्होंने संन्यास ले लिया। विराट कोहली अभी विश्व के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर के हैं, उसके बाद विराट कोहली के सबसे ज़्यादा रन हो चुके हैं 28,000 करके कुछ, और सचिन तेंदुलकर 34,000 के लगभग हैं। तो इनका रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली तोड़ देंगे। और धोनी के बारे में एक और जानकारी है, सबसे ज़्यादा विकेट के पीछे कैच लेने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। अनिल कुंबले स्पिनर बॉलर भारत के रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी इनसे थी। आगे हम बात करते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। तो MS धोनी को पुणे ग्रांड टूर 2026 का सावधाना राजदूत नियुक्त किया गया है, जो 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में आयोजित होने वाला 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग कार्यक्रम होगा। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं पुणे ग्रांड टूर 2026 भारत की पहली UGI मान्यता प्राप्त मल्टी स्टेज श्रेणी 2.2 कॉन्टिनेंटल रोड साइकिलिंग रेस होगी, जो पुरुषों के लिए आयोजित की जाएगी और इसमें दक्कन पठार और सह्याद्री पर्वतमाला पार 434 किलोमीटर का मार्ग शामिल होगा। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल ये कहाँ पे होगा? पुणे महाराष्ट्र में होगा, और इसके सावधान जो है महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। आगे कुछ और डिटेल इसमें दी गई है। तो इस आयोजन में 35 देशों को प्रतिनिधित्व करने वाली 29 पेशेवर टीमों के 171 राइडर भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने? 29 पेशेवर और 171 राइडर भाग लेंगे, जिनमें स्पेन की बारगोस बरपेलेट BH और चीन की ली निक स्टार और मलेशिया की टेरिंगानू साइकिलिंग टीम जैसी शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय टीमें इसमें शामिल होंगी या भाग लेंगी। तो इन जानकारियों को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने वाशिंगटन DC में G7 क्रिटिकल रेज्यू में मिनिस्ट्रियल असेंबली में हिस्सा लिया है? पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और जयशंकर यानी विदेश मंत्री नितिन गडकरी। आप लोग जानते हैं ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। कौन से हैं? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। जयशंकर आप लोग जानते हैं विदेश मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, तो ये एक विदेश मंत्री हैं। और अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, ठीक। और पीयूष गोयल आप लोग जानते हैं ये भी वाणिज्य मंत्री हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित होने वाली G7 महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिपरिषद बैठक में भाग लेंगे। और अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं अत्यंत आवश्यक हैं, विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न अगला, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स भारत में अपना नया आवेदन कहाँ खोलेगी है, ठीक। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुंबई है, पहला ऑप्शन है ए है मुंबई, बी है बंगलुरु, सी है हैदराबाद तथा डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होने वाला है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बंगलुरु, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल्स क्या है इसकी। तो नेक्स्ट इसकी डिटेल, तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय UNSW ने मंत्रियों MB पाटिल और MC सुधाकर की उपस्थिति में यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और हस्ताक्षर के बाद अगस्त 2026 में मान्यता टेक पार्क में अपना बेंगलुरु परिसर खोलने का निर्णय लिया है, तो इसको याद रखना। और यह परिसर शुरू में वाणिज्य, मीडिया, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान में स्नातक कार्यक्रमों के साथ साथ साइबर सुरक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी प्रदान करेगा। और नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर है 7, यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका, सलेम बिन ब्रेक।
और अली मोहसिन अल अहमर और सया मोहसिन जिंदानी, अहमद ओबे बिन दगार। तो इनके ऐसे ऐसे खतरनाक नाम है। फिलहाल ये दिख रहे हैं आपको यमन के नए प्रधानमंत्री। इनका नाम है सया मोहसिन जिंदानी। राइट आंसर आप लोग लगाएंगे इसमें, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो डिटेल आप लोगों को मिलेगा। यमन ने सया मोहसिन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सलेम बिन ब्रेक ने यमन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो इनके इस्तीफे के बाद इनको बनाया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। यमन के मौजूदा विदेश मंत्री सया मोहसिन जिंदानी को ये पहले अगर पूछा जाए कि जो वर्तमान में यमन के प्रधानमंत्री बने हैं मोहसिन जिंदानी, ये पहले किस पद पर थे, तो पहले विदेश मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने रिप्लेसमेंट किसको किया, तो सलेम बिन ब्रेक का रिप्लेसमेंट किया है। तो ये सारी 3 प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यमन का नया प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया है। नई नियुक्तियाँ कुछ और है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से, इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आगे है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री अभी बने आंद्रेस बाबिस बने हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन बने, तो कैथरीन कानोली बनी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं सनाए तकाची, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से भी संबंध रखती हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं वहाँ पे बवाल हो गया है। बवाल क्या हुआ है कि सत्ता का उलटफेर हुआ है और सुशीला कार्की को 2016-17 तक देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। और इनका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुशीला कार्की जो वर्तमान में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के पद इन्होंने धारण किया है, इसके पहले ये किस पद पर थी, तो ये मुख्य नेपाल की क्या थी, देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का पद इनके अंडर में था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेपाल के बारे में कुछ और जानकारियाँ आई तो 101वां जो सौर गठबंधन का 101वां देश बना था, ये यही बना था, आपका नेपाल ही बना था, ठीक। तो नेपाल बना था 101वां देश, इसको भी आप लोग याद रखना, नेपाल। और आगे है कुछ नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है किस बैंक ने IBA मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में बेस्ट फिनटेक और DPI एडॉप्शन का खिताब जीता है। भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, कर्नाटका बैंक या ICICI बैंक, ठीक। तो भारतीय स्टेट बैंक आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको आप लोग याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा आपका कर्नाटका बैंक, सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे सी ऑप्शन, कर्नाटका बैंक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी। आगे हम बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो कर्नाटका बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन पुरस्कार जीता है, जो डिजिटल परिवर्तन और फिनटेक एकीकरण में इसकी प्रगति को दर्शाता है। और यह पुरस्कार उन बैंकों को दिया जाता है जो सेवा वितरण, विस्तारशीलता, सुरक्षा और ग्राहक प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए फिनटेक समाधानों और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI का प्रभावी ढंग से लाभ उठाते हैं। और आगे हम बात करते हैं कर्नाटक बैंक को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा के लिए उपविजेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेश और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बिक्री में विशेष उल्लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो डिजिटल बैंकिंग के प्रति इससे व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हाल के कुछ पुरस्कार आप लोगों को देखने को मिलेंगे नीचे इसमें। एशिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2026 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार दिया गया है। और 2025 भारतीय सेना अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार उनकी पहल समान भागीदार अस्थायी संत के लिए दिया गया। और कैवलियरे डेल आर्डिन डेला स्टेला डी स्टालिया सम्मान गोवा स्थित उद्योगपति श्रीनिवास टेम्पो को दिया गया है। और न्यू साउथ वेल्स आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स की वर्षगांठ सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक
भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली गणितज्ञ है। तो इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। न्यू साउथ वेल्स की वर्षगांठ की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी हैं। ये सम्मान पाने वाली पहली महिला है, पहली गणितज्ञ है। और 2026 IEEE मेडल ऑफ ऑनर एनवीडा, आप लोग जानते हैं ये AI कंपनी है। एनवीडा के CEO कौन है? जॉनसन हुआंग हैं। इसको भी याद रखना, पूछा भी जा सकता है कि एनवीडिया के वर्तमान में CEO कौन हैं? तो CEO हैं जॉनसन हुआंग। त्वरित कंप्यूटिंग में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और आगे एक और है, तो 19वें संगीत अकादमी नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार भारतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। तो ये भी पुरस्कार आप लोग याद रखना, इम्पॉर्टेंट हैं सभी। अगला हमारा प्रश्न है, ट्यूनीशिया फिल्म निर्माता जुबैर जलासी ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी AI फिल्म का खिताब जीता है। दुबई में एक बुलबुला फॉलोअर्स समिट में उन्हें किस फिल्म के लिए प्रतिष्ठित 1 मिलियन का आंकड़ा मिला है? लिली, सूरजमुखी, अरोरा या मृग तृष्णा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लिली। लिली के लिए मिला है, तो इसको आप लोग याद रखना, लिली बिली। 1 मिनट, लिली कहाँ गई? 1 मिनट। तो लिली के लिए इनको मिला है ये पुरस्कार। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिली। चलो इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। तो ट्यूनीशिया फिल्म निर्माता, ये कहाँ के हैं? ट्यूनीशिया फिल्म निर्माता जुबैर जलासी ने अपनी फिल्म लिली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है। और दुबई में आयोजित 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट में शेख लतीफ़ा बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने $1 मिलियन का पुरस्कार इनको प्रदान किया है। और आगे हम बात करते हैं, इस पुरस्कार के लिए 3500 फिल्मों की प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इसमें 40 विशेषज्ञों की एक जूरी शामिल थी जिन्होंने 400 घंटे से अधिक की सामग्री की समीक्षा की। और 60 लिस्ट की गई फिल्मों का गूगल जेमिनी के माध्यम से AI सत्यापन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम 70% जनरेटिव AI का उपयोग किया गया है। तो ये इसका मैटर था। और आगे है, इस फिल्म के बारे में कुछ और जानकारियां हैं। तो फिल्म लिली एक अकेली अभिलेखागार पाल की कहानी बताती है जो एक हिट एंड रन दुर्घटना के बाद अपराध बोध का सामना करती है और मुक्ति की तलाश करती है, जो मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक रूप से सार्थक सामग्री को बढ़ावा देने वाली AI संचालित कहानी कहने को प्रोत्साहित करने के पुरस्कार के लक्ष्य को उजागर करती है। और यह शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। कौन सा संस्करण है? तो चौथा है। और इसका आयोजन जो है गूगल जेमिनी के साथ साझेदारी में किया गया। तो इसमें शामिल होने वाले कौन है? तो गूगल जेमिनी, आप लोग जानते हैं AI है और ये सभी के मोबाइल में इस समय मौजूद भी है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है हमारा 10। दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो सैफाली वर्मा, लैरा ओल्वार्ड्स और एलिसी पेरी और स्मृति मंधाना। तो इसका जो राइट आंसर है, फिलहाल अगर महिला के पूछा जाए तो महिला में आपका लॉरा ओल्वार्ड्स है, ये अफ्रीका की रहने वाली हैं। और पुरुष में अगर बात करें तो ये मिशेल स्टार्क हैं, इनको भी मिला है। तो महिला और पुरुष दो लोगों को मिलता है। इसका राइट आंसर फिलहाल बी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो मिशेल स्टार्क और लॉरा ओल्डवार्ड्स को दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की घरेलू मैदान पर एशेज सीरीज में शानदार जीत के लिए मिशेल स्टार्क को दिसंबर 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। और यह पहली बार है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं ये लॉरा ओल्डवार्ड्स को T20 और वनडे प्रारूपों में आयरलैंड के खिलाफ श्रृंखला जीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। अगर बात करें कि इस पुरस्कार को पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो ऋषभ पंत इसके थे, जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और विकेट कीपर हैं। इनको पहला मिला था, ये भी याद रखना, सबसे पहले प्राप्त करने वाले वही खिलाड़ी बने थे। और आगे हम बात करते हैं
जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का दूसरा पुरस्कार मिला, और इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2025 में यह पुरस्कार जीता था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11 नंबर। तो भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 18 जनवरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। चलो इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो समाप्ति तिथि 16 जनवरी और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। यह दिन नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में स्टार्टअप और उद्यमियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिससे नीतिगत सुधारों, वित्त पोषण और व्यापार करने में आसानी के माध्यम से स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। और नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है 12 नंबर। किस वैज्ञानिक ने फंगल नेटवर्क पर अपने काम के लिए पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार जीता है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। जेन गुडाल, सिल्विया अर्ल, टोबी कियर्स और राहेल कार्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोबी कियर्स हैं। राइट आंसर आप लोग सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। टोबी कियर्स हैं, उनको टायलर पुरस्कार दिया गया। टायलर पुरस्कार ये पर्यावरण का नोबल भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। कभी कभार अगर पूछ ले कि पर्यावरण का नोबल किस पुरस्कार को कहते हैं, तो टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबल कहते हैं। और गणित का नोबल किससे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं गणित का नोबेल एबल पुरस्कार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गणित का नोबेल जो है एबल पुरस्कार को कहते हैं। ये सारी जानकारी आप लोग याद रखना। चलो इसके बारे में बताते हैं डिटेल्स। तो अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स ने भूमिगत कवक नेटवर्क पर अपने अग्रणी शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार जीता है, जिसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल, अभी जैसे हमने आपको बताया है, इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण का नोबेल के नाम से जानते हैं। और उन्होंने यह विश्वव्यापी अंडरग्राउंड एटलस के माध्यम से माइक्रोराइजल कवक के वैश्विक वितरण का मानचित्रण करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिससे भूमिगत छिपी जैव विविधता पर ध्यान आकर्षित हुआ है। उनका शोध संरक्षण रणनीतियों और निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि ये कवक नेटवर्क कार्बन भंडारण और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 12 प्रश्न करंट अफेयर के, और उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। फिलहाल अभी कुछ व्यवस्थाएं इसमें कम हैं, और धीरे धीरे करके 2-4 दिन में और भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा ये। तो सभी लोग क्लास को एक बार देखेंगे ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। जैसे कि आप लोग हमसे जो जुड़े हैं वो सभी जानते हैं। और आज के विजेता फिलहाल नहीं है, पहला हमारा प्रश्न था वो क्लास थी, और हमारा बेस्ट जवाब कल से शुरू हो जाएगा। आज के विजेता सवाल हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। धीरे धीरे करके हमारी लाइव क्लास आप लोगों को ऐसे मिलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग सभी कमेंट जरूर करिएगा। तो ये है आपका करंट अफेयर बाय विक्रम एकेडमी। मेरा मोबाइल नंबर है। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 63 87 15 97 55। इस पर आप लोग मैसेज करिएगा तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना? तो क्लास कैसी रही आप लोग को आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स पे। और ये हमारा आज का प्रश्न सभी लोग एक बार फिर से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। तो तब तक के लिए बाय। सभी को मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास देखने के लिए, और सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। क्लास कैसी रही आप लोग को ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय सभी को, थैंक यू।